आज हम देखने वाले हैं ऑड टू ऑटम का लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन देखेंगे, यानी लाइन बाय लाइन व्याख्या को हम देखेंगे। ऑड टू ऑटम चैप्टर का जो चैप्टर नंबर कितना है, पोएट्री जो चैप्टर का चैप्टर नंबर 4 है। तो ऑड टू ऑटम का हम क्या देखने वाले हैं, लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन है, संपूर्ण हिंदी अर्थ आपको बताएंगे एकदम अच्छे तरीके से। इस वीडियो से आपको पूरा क्लियर हो जाने वाली है ऑड टू ऑटम क्या होता है चैप्टर, और पूरा इसका लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन को हम बताएंगे। और आप अगर 2025 में एग्जाम है तो ज़रूर देखिए वीडियो को, ये आप बहुत ही यूजफुल यानी बहुत उपयोगी होने वाली है। ये वीडियो आपको 12th क्लास का है तो ज़रूर आपको वीडियो को लाइक और शेयर कर लीजिए, और सब्सक्राइब नहीं किए होंगे चैनल कर लीजिएगा। तो क्या करते हैं आप, क्लास होता है 5 बजे शाम को रोजाना क्लास होता है, आप लोग को पहले मालूम होगा। और ये बिहार बोर्ड के लिए है, बिहार बोर्ड के बच्चे सिर्फ देखें, और अदर बोर्ड के आप बच्चे हैं तो यहाँ पे नहीं देख सकते, सिर्फ बिहार बोर्ड। और इंग्लिश के हम देखेंगे, इंग्लिश के पोएट्री चैप्टर 4। इससे पहले 3 चैप्टर, यानी जो पहला स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट को, सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ, नाउ द लीव्स आर फॉलिंग, 5 का लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन का नहीं देखे तो प्लेलिस्ट का लिंक हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल देंगे, आप वहाँ से जाकर देख सकते हैं। तो समझिए कि अगर नहीं देखे होंगे देख लीजिएगा। और ये ऑड टू ऑटम चैप्टर का हम लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन देखेंगे। तो लिखे कौन है इसको लिखे है जॉन कीट्स जी, यही है हमारे जॉन कीट्स जो लिखे है कौन से चैप्टर को, तो लिखे है ये ऑड टू ऑटम का। अब चलिए देखते हैं ऑड टू ऑटम का मतलब क्या होता है। तो ऑड टू ऑटम का, ऑड टू AUTUM, ऑड टू ऑटम का मतलब क्या होता है। ऑड टू ऑटम का, और जो ऑड का मतलब होता है जो उसे गीत होता है, जो हम ना गा सकते हैं गीत, लिरिक। आप लोग लिरिक जानते होंगे, लिरिक गीत यानी इसको ही कहते हैं गीत, यानी एक लिरिक से गाया जा सके। और ऑटमन यानी पतझड़ का मौसम, ये सब जानते होंगे, यानी हो गया पतझड़ का मौसम। ये मैं समझ सकते हैं कि इसका अर्थ निकल रहा है। तो और चलिए हम सबसे पहले पोएट डिटेल देखते हैं, यानी पोएट के बारे में देखते हैं, क्योंकि यहाँ से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बहुत सारे पूछे जाते हैं। आप जानते होंगे कि 60 ग्रामर से आपके क्वेश्चन रहेंगे जो इंग्लिश क्लास में, और 40 रहेंगे बुक से, समझ सकते हैं। 40 जो रहता है वो 20 लाइन से भी, और पोएट डिटेल से सबसे ज़्यादा पूछा जाता है। तो पोएट डिटेल आपको देखना ही देखना चाहिए। तो चलिए हम पोएट डिटेल के बारे में देखते हैं कि पोएट डिटेल में क्या क्या, जन्म कब हुआ, इसका मृत्यु कब हुआ, किस कारण से हुआ, और क्या क्या इनके जीवन की रचनाएं, ये कितने साल जीवित रहे, सब हम आपको बताने वाले हैं। इसे देखने के बाद हम क्या करेंगे, लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन को देखेंगे। जैसे ऐसे देखेंगे कि देखिए पहले हम पिक्चर ला देंगे, जो पिक्चर जो भी आपको एक्सप्लेन करने में आपको समझ में जल्दी आ जाएगी। और इसके लिए हम जो इंग्लिश में जो कमज़ोर बच्चे होते हैं, जो इंग्लिश नहीं समझ पाते हैं या इंग्लिश से डरते हैं, उनके लिए हम हिंदी ला दिए हुए कि हिंदी में भी आप समझ जाइएगा। यानी ये सब तरीके से आपको सिर्फ समझाने के लिए हम बहुत सारी चीज़ें उपलब्ध करा रहे हैं, जिसके कारण आपको सिर्फ समझ में आ जाने के लिए। तो चलिए देखते हैं। तो पोएट डिटेल को देखते हैं। पोएट डिटेल में है सबसे पहले जो 12th पोएट्री चैप्टर 4 का देख रहे हैं, ये चैप्टर का नाम क्या है, तो ऑड टू ऑटम, ऑड टू ऑटम चैप्टर का नाम है। तो चलिए देखते हैं, इसका हम पोएट डिटेल देखते हैं। तो पोएट डिटेल में क्या है, पोएट डिटेल में है राइटर कौन हो जाते हैं, जो ऑड टू ऑटम का राइटर जॉन कीट्स हो जाते हैं। और यही है हमारे जॉन कीट्स, देख सकते हैं बहुत ही हैंडसम दिख रहे हैं एकदम। जॉन कीट्स जो है बहुत ही 26 साल ये जीवित रहे। तो और बॉर्न यानी जन्म कब हुआ था, तो 31 अक्टूबर यानी 31 अक्टूबर 1775 को मूनफील्ड लंदन में। कहा हुआ था, मूनफील्ड लंदन में। लंदन में क्या है, तो मूनफील्ड एक जैसे गांव या शहर का नाम है, जहाँ पे इनका बॉर्न यानी जन्म हुआ था। और ये जन्म समझ गए। और डाइट कब हुआ था, यानी जब मृत्यु कब हुआ था, 23 फरवरी 1821 ही डाइड ऑफ ट्यूबरकुलोसिस। ट्यूबरकुलोसिस का मतलब होता है जिसे हम लोग क्या बोलते हैं ना, वे टीबी यानी ट्यूबरकुलोसिस के कारण से इनकी मृत्यु हो गई। जब ये 26 साल के थे तभी इनको जैसे ट्यूबरकुलोसिस हो गया था, जिसके कारण इनकी मृत्यु बहुत ही कम उम्र में ही हो गई थी। देख सकते हैं 26 वर्ष देख सकते हैं। 26 वर्ष सिर्फ जो होता है आदमी सिर्फ जवान हो ही रहा होता है, तो लेकिन इनका क्या हुआ था, इनकी उस समय मृत्यु ही हो गया था, ट्यूबरकुलोसिस एट द एज ऑफ 26। और इतना समझिए, और ये सब जरूर याद रखिएगा कि इनका जन्म कब हुआ था। तो समझ गए आप, जब इसे देख के आपको बता देते हैं कितना 31 कितना हुआ था, 31 अक्टूबर 1775 में, और मृत्यु 23 फरवरी 1821 में, याद रखिएगा। और इनको आगे देखते हैं। तो डीपली इंटरेस्ट यानी बहुत ही रुचि किस में था, तो इनको क्रिकेट एंड बॉक्सिंग, यानी जो क्रिकेट जो देखते हैं ना, जो जिसे बॉल से मारता क्रिकेट, ये बहुत ही अच्छा देखते थे एकदम। तो खेलने में भी बहुत मन लगता है, नहीं इनको बहुत इंटरेस्टिंग गेमों में से था क्रिकेट एंड बॉक्सिंग। और बॉक्सिंग देखना इनको बहुत पसंद था, या बॉक्सिंग करते भी होंगे।
बॉक्सिंग और क्रिकेट बहुत ही इंटरेस्ट है। आपको बोर्ड एग्जाम में रहेगा कि क्या इनको इंटरेस्ट है, तो क्रिकेट एंड बॉक्सिंग। और हिज पोएम एंडामियन वाज वेल अप्रिशिएटेड बाय वर्ड्सवर्थ, यानी जो इनका जो लेखक था एंडामियन का जो रचनाएँ था इनका प्रशंसा कौन करते हैं, वर्ड्सवर्थ। वर्ड्सवर्थ जो बहुत बड़े इंग्लिश के राइटर हुए, इनकी प्रशंसा करते हैं। छोटे इस समय तो ये छोटे ही राइटर होंगे, इनका प्रशंसा वो बड़े राइटर करते हैं। इट वाज पब्लिश्ड इन 1880, यानी 1818 में इनका जो ये एंडेमियन था ये पब्लिश हुआ था। और ये नहीं सिर्फ ऐसा नहीं है कि सिर्फ और टू ऑटो में इनका रचना, इनका रचनाएँ बहुत सारे हैं जो 26 साल की उम्र में ही हो गए। देखिए ये 26 साल ही जिंदा रहे, जैसे ऐसे जीवित रहे ना जो 100 साल के वाले जो लोग होते हैं वे भी ऐसा नहीं जीते हैं, एकदम खुशी जीवन जीते हैं। और हिज ऑड्स ऑन एंडोलेंस ऑड्स ऑन ग्रेसियन अर्न ऑड्स टू साइकी टू नाइटेंगल, ये सब ऑन मेलनकॉली एंड ऑड टू ऑटम, ये सब इनका रचनाएँ है जो सब में ऑड है, यानी सबका गीत ही है ऑड टू ऑटम का ये सब रचनाएँ आपको ज़रूर याद कर लेनी है। जो ये सिर्फ ये रचना किए थे और बहुत अच्छे तरीके से ऐसा रचना किए थे जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है आपके लिए, जो बोर्ड एग्जाम में हमेशा पूछे जाते हैं। और ये कहते हैं रोमांटिक ऑफ इंग्लिश लिटरेचर के ये पोएट थे, यानी रोमांटिक पोएट थे। रोमांटिक रहेगा कि आपके बोर्ड एग्जाम में रोमांटिक पोएट कौन थे, तो जॉन कीट्स थे, आपको याद रखना है रोमांटिक पोएट। रोमांटिक पोएट यानी रोमांस सीजन के जो पोएट होते हैं उसे रोमांटिक पोएट कहते हैं। और तो चलिए अब लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन को देखते हैं। अब आप एकदम ध्यान से समझिएगा तभी आपको समझ आएगी। तो चलिए देखते हैं। तो लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन है कि सीजन ऑफ मीट सबसे पहला लाइन है जिसे आपको दिया गया कैसे, जैसे आपको बुक में लाइन है, बुक में ऐसे लाइन दिया गया है, आपको चलिए बताते हैं। बुक में आपको दिया गया है जैसे ये हो गया, जैसे ये लाइन हो गया, बुक का 4 लाइन ऐसे हो गया और फिर 4 लाइन ऐसे हो गया, देखिए 4 लाइन ऐसे हो गया और फिर 4 लाइन ऐसे हो गया। देखिए ऐसे ऐसे दिया हुआ है, तो हम क्या करते थे सिर्फ 2 लाइन, ये जो 2 लाइन है इसको हम निकाली है और इनका हिंदी लिख दिए हुए और पिक्चर ला दिए हुए इसके समझने के लिए। ऐसे सबको एक बार बताएंगे आपको, जिसे सबको एक बार बताएंगे तो आपको समझ में नहीं आएगा अच्छे से, इसलिए हम 2 लाइन का समझा रहे हैं। तो चलिए वही समझते हैं। तो इसमें है कि सीजन ऑफ मीट्स, यानी सीजन ऑफ मीट्स करने का मतलब है जो सीजन का मतलब क्या होता है, सीजन का मतलब समझिए, सीजन का मतलब मौसम होता है। और मिर्च यानी कि कोहरा, यानी जो होता है ना जब सूरज जब हल्का हल्का जब उग रहा होता है तो उसको कोहरा कहते हैं। एंड मिलो फ्रूटफुलनेस, और मधुर कोहरे का मौसम और मधुर फलों का मौसम। मिलो फ्रूटफुलनेस यानी मधुर, एकदम बहुत अच्छे बहुत स्वादिष्ट फल का मौसम। क्लोज बोसम फ्रेंड ऑफ द मैच्योरिंग सन, और परिपक्व सूरज का नज़दीकी दोस्त है। नज़दीकी दोस्त कौन है, तो ऑटम है। ऑटम सीजन, जो ऑटम सीजन है और जो सूरज है वो नज़दीकी बहुत सारे अच्छे दोस्त है। नज़दीकी दोस्त यानी क्लोज बोसम यानी नज़दीकी दोस्त, और मैच्योरिंग सन यानी परिपक्व होते सूरज का, जो सूरज अभी अभी उग रहा है उसका बहुत ही परिपक्व सूरज का क्या है, वे बहुत ही नज़दीकी दोस्त है, ऐसा बताया गया है। ये देखिए ये ऑटम का सीजन है, देखते हैं पत्ते से गिरे हुए पत्ते, और ये पेड़ से पत्ते गिरते हैं, और ये सूरज है जिसका ऑटम, और ये जो बहुत सारी बातें कर रहे हैं मिलकर, और ये सब बात करते हैं कि हम जो से फल उल है उनको कैसे पकाएं और उसको कैसे एकदम फलों से ला दें, ऐसे वैसे बात करते हैं। ये दोनों जो है बहुत अच्छे दोस्त हैं, ऑटम सीजन और ये सन यानी सूरज। और अगला एक्सप्लेनेशन, अगला पैराग्राफ देखते हैं। अगला पैराग्राफ में है कि कंस्पायरिंग विथ हिम हाउ टू लोड एंड ब्लेस with fruit the vines that round the thatch ebbs run, यानी इसका क्या मतलब हुआ, तो इसका मतलब हुआ कि कंस्पायरिंग यानी षड्यंत्र, यानी विचार कर रहे हैं। विथ हिम हाउ टू लोड एंड ब्लेस, कि षड्यंत्र कर रहे हैं, दोनों आपस में एकदम षड्यंत्र कर रहे हैं, दोनों आपस में क्या कर रहे हैं, षड्यंत्र कर रहे हैं कि पेड़ों को फलों से, जो पेड़ है, जो पेड़ आप देख रहे हैं ये पेड़ है, और इनको फलों से कैसे ला दे, जो फल से उनको कैसे बढ़ाए, फल को कैसे ला दे और आशीर्वाद दे, और कैसे उनको एकदम आशीर्वाद दे कि वो बहुत बड़ा होके और स्वादिष्ट होके। और छप्पर के चारों ओर जो अब क्या है, विथ फ्रूट द वाइन्स दैट राउंड द, यानी चारों तरफ थैच एब्स, यानी जो आप देख रहे हैं जो छप्पर के ऊपर जो लते हुए लताएं हैं इनको थैच एब्स कहा जाता है। विथ फ्रूट द वाइन्स दैट राउंड द थैच एब्स रन,
छप्पर के चारों ओर फैली हुई लताएं फलों से लदी हुई, एकदम फलों से लदी हुई जो लताएं है, जो सिर्फ धीरे धीरे जो होते हैं ना लताएं जो पेड़ पर चढ़ते हैं या ना जो चीज़ उनको सारा तो चढ़ने लगते हैं, उनको छोटे छोटे से फल आते हैं, उन फलों से लदे हुए। और जो और बात करते हैं कि जो पेड़ है ना इसको पूरा फलों से लाद देना है, एकदम स्वादिष्ट अंदर तक पका देना है, ऐसा दोनों बात करते हैं। तो यह तो भी समझ गए। और अगला पैराग्राफ है, इसमें क्या कहा जा रहा है, इसमें कहा जा रहा है कि टू बेंड विथ एप्पल्स द मोस्ट कॉटेज ट्री एंड फील अ फ्रूट विथ रिपनेस टू कोर, यानी पेड़ों को सेबों से झुका देना है। ऐसा दोनों बात करें जो सूरज और ऑटम सीजन है कि जो पेड़ों को फलों से झुका देना है, जैसे पेड़ है और इनको इतना फल ला देंगे कि वे फलों से झुका देना है। एप्पल्स टू मोस्ट कॉटेज ट्री, और बहुत ही क्या, और फलों को जो अंदर तक, जैसे फल दिख रहा है इसको अंदर तक पका देना है, एकदम अंदर से, यानी सिर्फ बाहर से ही नहीं, सिर्फ अंदर से पका देना, इसको और खाने में और स्वादिष्ट लगे। एंड फील फ्रूट द रिपनेस टू कोर, और फलों को अंदर तक क्या करना, पका देना है, पेड़ों को सेबों से झुका देना है। ये तक समझ गए। और अगला पैराग्राफ देखते हैं। अब देखते हैं कि अगला पैराग्राफ में क्या लिखा हुआ है। तो अगला पैराग्राफ में दिया गया है कि इसमें जो है, इसमें जो सूरज जो है, सूरज और ऑटम सीजन जो है, सूरज और ऑटम सीजन ये दोनों एक बात कर रहे हैं आपस में, यानी ये दोनों दोस्त है इसमें पैराग्राफ में। तो ये दोनों बात कर रहे हैं कि क्या करना है कि जो टू स्वेल द गॉड एंड प्लम्स द हैजल सेल्स विथ अ स्वीट कर्नल, यानी इसमें क्या कहा जा रहा है, तो इसमें कहा जा रहा है कि लौकी को फुलाने के लिए और हेजल के छिलकों को मीठी गिरी से मोटा करने के लिए हम लोग काम करेंगे। ऐसा कौन बोला जा रहा है, तो ये ऑटम सीजन और सूरज आपस में बात कर रहे हैं कि जैसे कि ये कह रहे हैं कि भाई ऑटम सुनना, सबसे पहले हम क्या काम करके मालूम है आपको, ये लौकी को फूलों को है ना हम सबसे पहले बड़ा कर देंगे। ऐसा ऑटम सीजन और सूरज बात कर रहे हैं कि अब जो ये लौकी आप देख रहे हैं, लौकी के जो अंदर तक के इसको भाग होता है इसको हम और बड़ा कर देंगे, इसको हम फुला देंगे, दोनों मिलकर क्या करेंगे, इसको फुला देंगे। और जो हेजल के छिलको, जैसे आप कोई होता है ना, जैसे कोई फल होता है, जैसे ये फल हो गया तो इसके बाद ऊपर छिलका जो उतरेगा ऊपर छिलका को, इसको छिलको क्या करेंगे और मीठी कर देंगे, यानी इसको भी आदमी खा सके। ऐसा बात करते हैं कि इसको भी और मीठी कर देंगे, यानी मोटा कर देंगे। और हम लोग इसके लिए काम करेंगे, हम इसको पूरा अच्छे से करेंगे कि सब फलों को जो छिलका होगा उसको, छिलका को क्या करेंगे मीठा कर देंगे, और जो फल होगा उनको और बड़ा कर देंगे। जैसे आप फल दिख रहा है, ये सब आपको फल दिख रहा है, इसको और हम बड़ा कर देंगे, इसको हम क्या करेंगे और बड़ा कर देंगे ताकि ये और अच्छा लगे, ऐसा बोलते हैं। तो या इसमें कुछ समझ गए कि इसमें क्या कहा जा रहा है कि टू स्वेल, गॉड से मतलब होता है, गॉड से मतलब होता है लौकू यानी कद्दू, लौकी यानी कद्दू इसका मतलब होता है। प्लम साई मतलब होता है वही लौकी यानी कद्दू। और ये अनानास है, इसको आप जानते हैं। हेजल से माने होता है जो छिलका, जो आप समझते हैं छिलका, जैसे कोई भी फल का छिलका होता है उसको ही कहा जाता है हेजल सेल्स। स्वीट करना यानी मीठे से इसको भर देंगे। तो ये पैराग्राफ समझ गए कि इसमें क्या कहा जा रहा है। और अगला पैराग्राफ में बताते हैं आपको कि अगला पैराग्राफ में क्या कहा जा रहा है। अगला पैराग्राफ में दिया गया है कि टू सेट बडिंग मोर and still more later flowers for the weeds until they things worms they will never cease for summer has overbrimmed their clumpy cells। मतलब इसमें क्या कहा जा रहा है, इसमें कहा जा रहा है कि मधुमक्खियों के लिए हम और अधिक बाद में फूल खिलने के लिए, इसमें आपको ये कविता है तो आपको अच्छा से समझ नहीं आ रहा होगा। तो इसमें जो कहता है कि जो ऑटम सीजन और सूरज कह रहे हैं कि जो हम उनके फूलों होंगे, जो फूल जो होंगे उसको हम और फुलाकर और बड़का फूल को कर देंगे और खूबसूरत फूल को बना देंगे, ताकि क्या होगा कि फूल बड़े होगा, जो मधुमक्खी होगा इसको काम आएगा। मधुमक्खी इस पर बैठेंगे और एक रस को चूस कर अपने जो अपने छाता जो होते हैं वो अपना घर होते हैं इस पर रस को जमा करते हैं ताकि उस पर हम खा पी सके। ऐसा दोनों बात कर रहे हैं कि हम क्या करेंगे, फूलों को और फुला देंगे ताकि ये बड़ा होकर मधुमक्खी का काम होगा। और ये मधुमक्खी जो है ये सोचेंगे, जब तक वे यह नहीं सोचते हम ऐसा काम करेंगे कि जब तक ये मधुमक्खी जो है ये ना सोचे कि जो गर्माहट वाला जो समर माना गर्मी, समर होता है गर्मी, गर्माहट वाला जो दिन है ये कभी नहीं जाएगा। ऐसा ये बात करते हैं मधुमक्खी, ऐसा सोचे कि जो फूलों पर हम बैठे हुए हैं गर्मी के मौसम में ये कभी ख़त्म ना हो। ऐसा जब तक ना सोचे तब तक हम फूलों को और बड़ा कर देंगे और मीठा कर देंगे, ऐसा बात करते हैं। और अधिक यह सोचते कि गर्म दिन कभी ख़त्म नहीं होंगे, क्योंकि ग्रीष्म ऋतु यानी समर उनकी चिपचिपी कोशिकाओं को पूरी तरह से भर दिया। चिपचिपी कोशिका देखते हैं जैसे छोटा छोटा होता है ना, जिसमें मधुमक्खी इसमें से रस जमा करती है, ऐसे आपको जो उनके छाता होता है इस पर ऐसा दिखता है, इसमें रस जमा होता है, ऐसा वैसा रहता है।
चिपचिपी इसमें जो मधुमक्खी का जो होता है उसमें जो वे क्या कहते हैं मध होता है, मध इसमें लगा होता है, तो इसको कहता है चिपचिपी कोशिका से पूरी तरह से भर दिया है। ऐसा कहेंगे क्या कहते हैं सूटिव बडिंग। बडिंग यानी होता है जो मधुमक्खी होते हैं उनका जो और अधिक मधुमक्खी समझ सकते हैं एक प्रकार का, और फ्लावर्स यानी फूल, ये सब जानते हैं। अब बीज मन भी होता है मधुमक्खी, ये सब आपको मालूम होगा। और थिंक यानी होता है सोचना। आपको जो वर्ड मीनिंग आपको नहीं समझ में आएगा वो समझाते हुए चलेंगे। और कुछ बच्चे होते हैं जो इंग्लिश से थोड़ा डरते हैं, तो हमारे यहाँ डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। देख सकते हैं कि जो इंग्लिश का हम यहाँ पर हिंदी कर दिए हुए है, इसमें आप डरने की कोई सी बात है, इसमें आप क्या समझ नहीं आएगा। जो समझाने के लिए जो पिक्चर ला दिए हुए हैं, जो आपको अच्छा से नहीं समझ में आएगा तो हम पिक्चर से समझाएंगे। और खुद समझाने के लिए तो क्या आपको समझ नहीं आएगी, आपको पूरे अच्छे से समझ में आने वाली है। और क्लैम्पी सेल्स होता है जो कोशिका, चिपचिपी कोशिका, उसको कहते हैं क्या, क्लैमी सेल्स। तो ये आप ये भी पैराग्राफ समझ गए। और अगला पैराग्राफ में देखते हैं कि अगला पैराग्राफ में क्या कहा जा रहा है। तो अगला पैराग्राफ में यह कहा जा रहा है कि हु हैथ नॉट सीन, यानी इसमें जो है, इसमें जो ऑटम सीजन है यानी जो पतझड़ का जो मौसम है उसमें एक लेडी से तुलना किया गया है। इसमें ऐसा बात किया गया है कि जैसे कि ऑटम सीजन है वे एक लेडी के जैसे लेडी के जैसे समझा जा रहा है। इसमें लेडी की तरफ उससे बात किया जा रहा है। इसमें जो जॉन कीट्स जी है वैसा इसमें लिखे हैं। तो क्या हुआ कि हु हैथ नॉट सीन दी ऑप्टेन एमिड ड्राई स्टोर समटाइम्स हुएवर सीक्स एब्रोड may find the sitting careless on a granary floor, the hair soft lifted by the winnowing wind। यानी इसमें क्या बोला जा रहा है, इसमें कहा जा रहा है कि तुम्हें सीन मन होता है देखना। इसमें कहा जा रहा है कि ऑटम सीजन को कि तुम्हें कौन नहीं देखा है, कौन तुम्हें नहीं जानता है। जो ऑटम सीजन कह रहा है कि तुम्हें कौन नहीं जानता है, तेरी दुकान के बीच तुझे किसने बार बार तुझे नहीं देखा। तुम्हारी दुकान का मतलब जो ऑटम सीजन है वे खेत उसमें होता है अपना हवा बन के बहता रहता है। यानी जो धान उनका आप देखते होंगे उसमें ऑटम सीजन को ही बताया जाता है कि ऑटम सीजन में यहाँ पर रहता है। ऐसा महसूस किया जा रहा है कि कभी कभी क्या होता है कि जो कोई विदेश की तलाश में, यानी जो विदेश जाने वाले होते हैं, विदेश की तलाश में होता है, वह तुम्हें अन्न भंडार के फर्श पर लापरवाह बैठा हुआ पाता है। जो अन्न भंडार के फर्श पर जो विदेश जाने वाले होते हैं वे तुम्हें लापरवाह बैठा हुआ पाता है। अन्न भंडार जो होता है जैसे आपको कोई घर होगा जिसमें अन्न सिर्फ रखा जाता होगा, जैसे धान हो गया, गेहूँ हो गया, चावल हो गया, ये सब रखा जाता है, उसको कहता है अन्न भंडार, जहाँ अन्न बहुत सारे रखे जाते हैं। ये कभी कभी ऐसा होता है तुम फर्श पर बैठे हुए पाते हो जहाँ अन्न रखा जाता है, तुम्हारे बाल झपकती हवा से मुलायम होकर उठे हुए होते हैं। और जो कब होता है जब तुम धान को जब तुम ओसाते हुए खड़े होते हो, और जो होता है डलिया या कुछ में धान लेकर जैसे ऊपर से गिराते हैं, जैसे ये हो गया डलिया हो गया, तो इसमें से धान नीचे गिरा रहे हैं, और जो हवा यहाँ से चल रही है, ये जो बेकार वाला पार्ट होता है जैसे कुछ उधिया जाता है, और जो अच्छा वाला पार्ट होता है जो धान का वह नीचे गिर जाता है। आप लोग गाँव में होते तो देखते होंगे कि ऐसा ही होता है। इसमें पता जाएगा जब तुम धान को जब वो ओसाते हो तो उसमें तुम्हारे जो बाल होते हैं, तुम्हारे जो केस होते हैं वे उधियाते हैं, जिसके कारण तुम और भी क्या होती है कि खूबसूरत दिखाई देती है। वैसा वे ऑटम सीजन और सूरज बात करते हैं। और अगला पैराग्राफ में क्या है, अगला पैराग्राफ में आपको बोला जा रहा है कि और ऑन ए half reap the furrow sound asleep trust with the forms of puppies while thy hook swears the next swath and all its twinned flowers। इसमें क्या कहा जा रहा है कि और ऑन हाल्फ रिप्स यानी होता है, हाल्फ रिप्स में होता है जो आधे कटे हुए फसल, जो आधे कटे हुए फसल जो आप फसल जो देख रहे हैं, अगर हम यहाँ से काट देंगे तो क्या होगा, ये आधे कटे हुए फसल हो जाएगा। आधे कटे हुए जो फसल होते हैं साउंड स्लीप, उसको क्या करते हैं कि आधे कटे हुए कुंड पर गहरी नींद में। कभी कभी तो क्या होते हैं कि जैसे यहाँ पे काट देते हैं, जैसे यहाँ पर हम समझ लिए कि यहाँ कट गया, यहाँ से कट गया, भाग को यहाँ से कट गया, तो ये क्या हो गया, आधे कटे हुए हो गया। तो जब तुम आधे कटे हुए हो तुम वहाँ पर क्या करते हैं, तुम सोए हुए नजर आते हो। ऐसा ऑटम सीजन को कहा जा रहा है कि जब हम कुछ इस पर कट जाते हैं तो इसमें तो क्या करते हो, तुम सोए हुए इस पर नजर आते हो। और खसखस के धुएँ से सराबोर जबकि आपका हुक कहने का मतलब होता है जैसे आप ये होता है ना हंसिया, जैसे आप कैसे कटाया जाता है धान, जैसे इस प्रकार आप देखते होंगे कि जैसे इसको धान हो गया, गेहूँ, इसको काटा जाता है, तो इसको जो आपको हुक होगा और अगले झुंड की उसके सभी जुड़े हुए फूलों को बचा लेता है उसमें। और इसके अगला तरफ से तुम फूलों यानी जो फूल ऐसे होते हैं तो इनको काटने के लिए कहा जा रहा है कि जो आपका जो हुक होता है, जो हंसिया होता है, उससे अगले काटने के लिए बढ़ता है। उसमें तो क्या होता है, ऑटम सीजन को ऐसा बताया जा रहा है कि और एन हाल्फ रिप माने आधे कटे हुए जो फसल होते हैं उसको कहा जा रहा है कि
और साउंड स्लीप यानी सोए हुए तुम नज़र आते हो। ड्रॉस विथ फ्यूम ऑफ पुपीस वाइल दाई हुक स्पेयर्स द नेक्स्ट स्वाट यानी अगले फसल के लिए तुम काटने के लिए तुम्हारा हथिया एकदम तैयार होता है कि इसको काटें और अगले काटने के लिए। और ट्विंस फ्लावर्स और जो फूलों होते हैं, जो फूलों को बचा रहता है, फूलों को तुम्हारा हंसी कभी नहीं काटता, सिर्फ फसल जो होते हैं उनको ही काटता है। और अगला पैराग्राफ में क्या बोला जा रहा है, अगला पैराग्राफ में है कि एंड समटाइम्स लाइक अ ग्लीनर दोस्त कीप, यानी इसमें बोला जा रहा है और कभी कभी तुम बीनने वालों की नाई अपने लदे हुए सिर को नाले के पार इस रखता है। इसमें कहा जा रहा है कि कभी कभी तो जो हो, जैसे इसमें जो ऑटम सीजन को लेडीज कंपेयर कराया जा रहा है, तो इसमें कहा जा रहा है कि कभी कभी तुम जो क्या होते हो कि जो बीनने वाले, जिसे हम कोई अनाज हो गया और यहाँ पर गिर गया है तो इसी हम चूनते हैं, हाथ से बीनते हैं यानी इसको चूनते हो, तो कभी हम क्या होता हो तुम की चूनने वाले बन जाते हो यानी बीनने वाले बन जाते हो। अनाज को जैसे गिरा हुआ है तो उसको बीनते वाले, कभी कभी तो ऑटम सीजन को बोला जा रहा है कि तो कभी कभी बीनने वाले बन जाते हो। और कभी कभी तो क्या होता है कि जो बोझा होता है जिसको अपने सिर पर लेके अपने को बैलेंस करते हो, यानी अपने को संभालते हुए कभी कभी तुम चलते हो। और अपने लदे हुए या एक साइडर प्रेस क्या होता है, जैसे कोई मशीन होता है जिसमें फल को होता है, फल को जूस निकाला जाता है, उसको हम लोग जूस को पीते हैं। तो इसको बोला जा रहा है कि स्टडी दाई लेडन हेड अक्रॉस अ ब्रूक और बाई ए साइडर प्रेस यानी कोई होता है मशीन होता है जिसमें जूस को निकाला जाता है। विथ पेशेंट लुक मैंने इसका मतलब ये नहीं कि यहाँ पे पेशेंट का मतलब होता है मरीज, ऐसा नहीं कुछ बात है। पेशेंट का मतलब होता है धैर्यपूर्वक पेशेंट लुक यानी धैर्यपूर्वक देखते हुए। और जो उसका जो उसमें से जो नल होता है, नल यानी कहने का मतलब साइडर प्रेस जो होता है जो उसमें से जूस निकलता है, तुम एकदम वाचेस्ट द लास्ट ओजिंग्स हावर्स बाई हावर्स, और उसको तुम घंटे तुम उसको क्या करते हो कि उसको तुम देखते रहते हो, उसको तुम बार उसको निहारते रहते हो, उसको देखते हो। तो ऐसा बोला जा रहा है ऑटम सीजन को इसमें। और अगला देखते हैं कि अगला पैराग्राफ में क्या बोला जा रहा है। अगला पैराग्राफ में यह कहा जा रहा है कि वेयर आर द सॉन्ग्स ऑफ स्प्रिंग। इसमें जॉन किर्च कह रहा है कि वसंत की गीत कहाँ है। वेयर आर द सॉन्ग ऑफ स्प्रिंग यानी वसंत ऋतु का सॉन्ग कहाँ है, कहाँ गया वसंत ऋतु का सॉन्ग। कहा जा रहा है कि वेयर आर दे यानी कहाँ है वे, जो स्प्रिंग सीजन का जो सॉन्ग था वे कहाँ है। ऐसा जॉन किर्ची ऐसा बोल रहे हैं कि जो स्प्रिंग सीजन का कहाँ गया सॉन्ग जो था। थिंक नोट ऑफ देम दो हलास्ट दाई म्यूजिक टू, यानी उनके बारे में मत सोचो। ऑटम सीजन को कहा जा रहा है कि जो स्प्रिंग सीजन था उनका जो सॉन्ग है उसके बारे में तुम मत सोचो, तुम्हारा अपना भी सॉन्ग है, तुम्हारा अपना भी म्यूजिक है। ऐसा ऑटम सीजन के बोला जा रहा है कि पतझड़ मौसम को, पतझड़ ऋतु को, कि तुम्हारे पास भी अपना सॉन्ग है, तुम्हारे पास भी तुम्हारा क्या है, संगीत है। जबकि वर्जित बादल नरम मरते दिन खिलते हैं, जो नरम क्या होता है, जो वर्जित बादल जो आकाश में जो आप बादल देखते हैं वे क्या करते हैं, उनका भी एक सॉन्ग होता है, वे नरम मरते दिन खिलते हैं और खिलते रहते हैं। और गुलाबी रंग के साथ, गुलाबी वो भी होता है, आकाश का रंग भी बदलता रहता है, और गुलाबी रंग के साथ ठूठ मैदानों को छूते हैं। और वाइल वेरड क्लोथ्स ब्लूम द सॉफ्ट डाइंग डे एंड टच द स्टूबल प्लेन्स विथ रोजी ह्यू। इसका मतलब है कि जो इसमें जो जॉन किर्ची कह रहा है कि अपने से मेरे सवाल कर रहे हैं कि वसंत की गीत कहाँ है। वेयर आर दे सॉन्ग ऑफ स्प्रिंग, वसंत के गीत कहाँ गए। इसमें जो ऑटम सीजन को जो होते हैं, बहुत सारे जो राइटर होते हैं, लेखक होते हैं, वे स्प्रिंग सीजन की बात करते हैं, लेकिन जो इसमें जो जॉन किर्ची है ना, ये ऑटम सीजन की बात करते हैं कि ऑटम सीजन तुम तो टेंशन न लो कि तुम्हारा पास भी अपना एक गीत है। ऐसा नहीं कि सिर्फ स्प्रिंग सीजन है तो इसकी आवाज़ आता है, लेकिन ऑटम सीजन तुम्हारा भी अपना आवाज़ है, तुम अपने में भी खुश रहो। इतना बात करते हैं। थिंक नोट ऑफ देम द लास्ट म्यूजिक, यानी तुम्हारा अपना भी म्यूजिक है। तो इतना समझ गए कि आप इसमें क्या कहा जा रहा है, तो ये समझ गए। और अगला पैराग्राफ देखते हैं। अगला पैराग्राफ में 7 नंबर अगला पैराग्राफ है कि इसमें क्या हुआ है कि इसमें है कि देन इन ए वेलफुल चुआर द स्मॉल ग्लैंड्स माउन एमोंग द रिवर सेलोस बोर्न एलोप्ट और सिंकिंग एज द लाइट विंड लीव्स और डाइस। इसमें क्या बोला जा रहा है, इसमें कहा जा रहा है कि फिर एक विलापूर्ण
गायन मंडली में छोटे छोटे मच्छर विलाप करते हैं। इसमें कहते हैं कि जो आवाज़ गायन मंडली यानी जो छोटे छोटे कीट होते हैं, यानी कीट कहने का मतलब जो दो पंखों से उड़ते हैं, उनका भी क्या होता है, अपना आवाज़ होता है। ये आवाज़ के बारे में बात कर रहे हैं कि उनका जो होता है, जैसे मच्छर हो गया, दो पंखों से उड़ता है, ये मच्छर आप देख रहे हैं, ये भी तो इनका भी आवाज़ होता है, एकदम ऐसा करते जाते हैं, एकदम इनका भी अपना क्या होता है, साउंड होता है। तो छोटे छोटे मतलब विलाप करते हुए इससे लगता है कि वे क्या कर रहे हैं, रो रहे हैं या हंस रहे हैं, को पता ही नहीं चलता, क्योंकि अपनी आवाज़ में अपने चलते जा रहे हैं। फिर एक विलापपूर्ण गायन मंडली यानी जो गाते हुए मंडली के साथ अपने टोली के साथ आगे बढ़ते रहते हो। जैसे एक जैसे समुद्र बढ़ता है, जैसे समुद्र देखते होंगे कि समुद्र अपना ऐसे 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 क्या होता है, लहरों के साथ उड़ता है, और ये मच्छर भी चाहे तो ऊपर उसे उड़ सकते हैं और जहाँ मन वहाँ से जाते हैं। और नदी की लहरों के बीच, नदी की लहर जो उठते हैं उनके बीच ऊपर उठा हुआ या डूबता हुआ जैसे कि हल्की हवा जीवित रहती है या मर जाती है, ऐसा बात हो करते हैं कि और सिंकिंग एज द लाइट विंड लिप्स अ डाई, यानी जिंदा रहता है या मर जाता है, लहर को कोई पता नहीं चलता। थोड़ा सी अगर लहर चल रहा है फिर बंद हो गया तो बंद हो गया, ऐसा। और जो मच्छर होते हैं वे इन पर से क्या करते हैं, जैसे जैसे लहरों का पानी ऊपर उठता है वे इन पर जैसे ऐसा लगता है कि सवार हुए हैं और इस पर चलते जाते ऐसा इसमें बताया गया है। और अंतिम पैराग्राफ में चलते हैं। अंतिम पैराग्राफ में है क्या है, अंतिम पैराग्राफ में बोला जा रहा है कि एंड फुल ग्रोन लैम्स लॉर्ड ब्लीड्स from hilly burn heads crickets sing and now with treble soft the red breast whitelist from a gathering shallows twittered in the sky। इसमें बोला जा रहा है कि और पूर्ण विकसित मेमने यानी भेड़ के मेमने कहा जाता है, ये भेड़ देख रहे हैं आप, तो पूर्ण विकसित जो पूरा परिपक्व हो, जो सबसे बड़ा भेड़ होता है, उनको भेड़ों से ऊंचे स्वर में मिमियाते हैं। उन जो ऊंचे स्वर में मिमियाते हैं, जो छोटे मेमने होते हैं, छोटे मेमने यानी छोटे भेड़ होते हैं, जो बड़े भेड़ होते हैं उनसे क्या करते हैं कि और उनसे ज़्यादा आवाज़ में क्या करते हैं, बोलते हैं। हैज क्रिकेट गाते हैं। हैज क्रिकेट कहने का मतलब, हैज क्रिकेट जो होता है एक प्रकार का क्या होता है कि एक पक्षी हो गया, एक प्रकार का पक्षी होता है हैज क्रिकेट। जैसे एक टिड्डा उसको कहते हैं, आप गूगल पर सर्च करेंगे तो वो टिड्डा मिल जाएगा कैसा दिखता है कि। और अब तिगुनी नर्ममता के साथ लाल स्तन, और अब क्या करता है कि वह तिगुनी आवाज़ के साथ बोलते हैं, तिगुनी नर्ममता के साथ लाल स्तन सीटी बजाने यानी वे उड़ते हैं और सभा आकाश में चहचहाकर निकल जाती है। और पक्षी जो होते हैं ये आकाश में उड़ते हैं, अपनी आवाज़ के साथ चहचहाते हैं। तो कुल आपको ये समझ में आ गया होगा। आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताइएगा, हम आपको अच्छे से समझा पाए कि नहीं समझा पाए, अपना राय कमेंट में ज़रूर दीजिएगा। तो वीडियो को एंड करते हैं और मिलते हैं फिर किसी नेक्स्ट